हेलो हेलो हेलो। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। आज आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं ऑल इंडिया रैंकर शुभम जैन। यू विल नॉट बिलीव इट, बट ही हैज स्कोर्ड एक्सेप्शनली गुड मार्क्स। 350 उन्होंने स्कोर किया है। इस टर्म में हाईएस्ट स्कोर 374 है, बट he has scored 350। अभी तक इंस्टीट्यूट ने मेरिट लिस्ट नहीं इशू किया है। We definitely expect that he must be in the top 20 students, or even maybe I'm saying in the top 15। टॉप 20 में तो वो जरूर होंगे, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि टॉप 15 में भी हो सकते हैं। तो आज हम आपको शुभम जैन से मिलाने वाले हैं और इसके बेसिस हम लोग ये समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपना प्रिपरेशन करें सो दैट हम लोग भी इतना स्कोर कर पाए, 350 स्कोर कर पाए या इससे भी ज्यादा हम लोग स्कोर कर पाए। तो आप दिल थाम के बैठिए, आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं शुभम जैन। 350 इन्होंने स्कोर किया है। कम शुभम। तो स्टूडेंट्स वेलकम करिए शुभम जैन को। हमारे यहां पर हमारे साथ में है 350 स्कोर किया इन्होंने। सबसे पहले शुभम, बहुत बहुत जबरदस्त रूप से कांग्रेचुलेशंस आपको, आपने दिल खुश कर दिया हमारा। मैं इनका स्कोर एक बार मैं रीड करता हूं। अकाउंट्स में इन्होंने स्कोर किया है 94 मार्क्स। माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। 94 आउट ऑफ 100 मार्क्स। लॉ में इन्होंने स्कोर किया है 75 मार्क्स। लॉ एंड बीसीआर में इन्होंने स्कोर किया है कितना? 75 मार्क्स। मैथमेटिक्स में अगेन जबरदस्त 90 प्लस 92 मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। और लास्ट पेपर इकोनॉमिक्स, आप गेस करिए, दैट्स सिंपली योर जॉब। 350 में से बाकी माइनस कर दीजिए, 94, 75, 92 माइनस कर दीजिए, देन यू हैव 89 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। माय गॉड, इट्स एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। शुभम, मैं आपसे ये पहले पूछना चाहता हूं कि आप मेरे को बताइए, आप सबको बताइए कि आप अप्रोक्सीमेटली कितना देर पढ़ाई करते थे? First of all, hello everyone. You all may have known me by my name, Shubham Jain, and I have scored 350 in foundation examinations. सर, मैं बताना चाहूँगा कि मैं आपके गाइडेंस के अनुसार मैं 12 आवर्स अप्रोक्सीमेटली दिन में पढ़ता था। एंड मॉर्निंग मैं I woke up every day at 6 a.m. and मेरा दिन भर मैं मॉर्निंग में उठता था। फिर थ्योरी सब्जेक्ट्स मैंने सबसे पहले थ्योरी सब्जेक्ट्स मॉर्निंग में स्टार्ट करता था। सर ने गाइडेंस दिया था मुझे। एंड फिर ब्रेकफास्ट एंड ऑल। फिर मैं आपका 2.5 आवर ईच सब्जेक्ट को देता था, एक दिन में 2 सब्जेक्ट। एंड मिनिमम फिर मैं क्लासेस करता था, क्लासेस अराउंड 2 to 3 क्लासेस एवरी डे। एंड क्लासेस के आने के बाद मैं रिवीजन ज़रूर करता था। क्लासेस से आने के बाद रिवाइज करता था, सर ने पढ़ाया क्या है, एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे नोट करना है, जो एग्जामिनेशन में मुझे लगता था आ सकता है, वो भी मैं नोट करता था। उसके बाद 5 रिवीजन। उसके बाद मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे जो बहुत हेल्पफुल हुआ था। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, 12 आवर्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट इक्वली थ्रू आउट द डे, फ्रॉम द मॉर्निंग टू द इवनिंग। 2.5 घंटे के इन्होंने स्लॉट बना के रखे थे। जैसे कि मैंने बोला था, सुबह सवेरे थ्योरी पेपर, दिन के अंदर में प्रैक्टिकल, शाम के अंदर में प्रैक्टिकल। कुछ इस तरह से इन्होंने अरेंज किए थे। हर दिन 2 सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ने की प्लानिंग करके रखते हैं। जब तक ट्यूशन चल रहा है तब तक क्या करना है इन्होंने जस्ट अभी बताया। आपने ध्यान दिया होगा कि जिस दिन आपने ट्यूशन अटेंड किया, क्लास ज्वाइन किया, चाहे आप ऑफलाइन आकर करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन आकर करते हैं, ये काफी ज्यादा ऑफलाइन आया करते थे। इंग्लिश की क्लास में कई बार मैंने इनको बुलाया भी था, कई बार इनसे समरी भी बताया था, मैंने समरी भी बुलवाया था, और इनकी कॉपी मैंने कई बार व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों को शेयर भी की थी कि कुछ इस तरह से आपको लिखना है। तो मैं डेफिनेटली एक्सपेक्ट करके रखा था कि ये जरूर बहुत 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 अच्छा करेंगे। तो व्हाट आई वाज सेइंग दैट कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो कम से कम 11-12 घंटे इन्होंने जी जान लगा के मेहनत की, प्लस
उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, टाइम स्लॉट इन्होंने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग में बांट लिया, लगातार 11-12 घंटे नहीं पढ़ने हैं, तोड़ तोड़ कर 2.5 आवर 2 आवर्स, और 2 सब्जेक्ट्स ऑन अ डेली बेसिस, ऑल्टरनेटिव बेसिस पर, आज 2 सब्जेक्ट पढ़ा फिर कल 2 सब्जेक्ट पढ़ा। क्यों? हाँ, तो अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कुछ। मैं लाइक डे 1 से मैं पूरा डिटरमाइंड था कि मुझे फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था लाइक 350 में आ जाएगा। मैं 320 330 एक्सपेक्ट कर रहा था, बट 350। एंड मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, लाइक मुझे जो बहुत हेल्पफुल हुआ था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आपको भी शायद हेल्पफुल हो सकता है। तो लाइक मैंने नोटिस किया था सर डेली रिवीजन आपका स्टार्टिंग एंड एंडिंग में लाइक 5-10 मिनट्स का रिवीजन कराते थे, जो हम लोग को याद लाइक पूरा ब्रशअप हो जाता था दिमाग में कि सर ने लास्ट क्लास में क्या कराया था, इस क्लास में क्या कराया है, पूरा पूरा। एंड फिर हर क्लासेस के स्टार्टिंग में, हर चैप्टर की स्टार्टिंग में सर एक क्लास पूरा 2 घंटे का 2.5 घंटे का सर लेते थे कि हमें पूरा कंसेप्ट बताने के लिए। सर ने लाइक पूरा चैप्टर का समरी क्या है, चैप्टर में होने क्या वाला है एंड ऑल, जिससे पूरा चैप्टर का पूरा ओवरव्यू हम लोग के दिमाग में सेट हो जाता था। एंड लाइक अच्छा, आप मेरे को ये बताइए शुभम कि आपने मेरी बुक से पढ़ाई किया था, तो अपने ट्यूशंस में क्या एक्सेप्शनली, मतलब जो कवरेज था उसके हिसाब से बताइए कि हम लोग जब आपको क्लास में मैंने पढ़ा दिया, तो क्या आपको उसके बाद कोई मैराथन देखने की जरूरत पड़ी, कोई आरटीपी ढूंढने की जरूरत पड़ी, कोई मॉक टेस्ट पेपर ढूंढने की जरूरत पड़ी, कोई इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल ढूंढने की जरूरत पड़ी, या फिर आपको कोई पास्ट ईयर क्वेश्चंस ढूंढ कर सॉल्व करने की जरूरत पड़ी, या कि मतलब क्या करना पड़ा? आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इधर उधर सर्च करना है, यूट्यूब पर ये देखना है, वो देखना है, ये देखना है, वो देखना है, कुछ ऐसा करने की जरूरत पड़ी थी क्या? मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि सर का बुक आपके लिए पूरा इनफ है। आप एक दूसरे बुक को आप देखिए भी नहीं, खोलिए भी नहीं। आईसीआई का मटेरियल आपके घर में अगर आ गया है तो उसको उठाइए, साइड में रख दीजिए, लेकिन आप सर के बुक को पूरा अटेंशन दीजिए। उसका एक एक चैप्टर पूरा आप लाइक 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करिए। नहीं होता है रिवाइज, सर का लेक्चर देखिए, वापस पढ़िए। बहुत बेस्ट बुक बोलेंगे, मैं बेस्ट बुक बोलूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आप बता सकते हैं कि मतलब हमारी बुक के अंदर में ऐसा क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी था जो कि आपको बहुत अच्छा लगा, कि मतलब सारी चीजें कवर कर दी गई थी कि इधर उधर ढूंढना पड़ा था आपको? मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक ये था। सर के बुक्स में सबसे पहले स्टार्टिंग में तो आपका कंसेप्ट, स्टार्टिंग का कंसेप्ट से स्टार्ट होता था। पहले हम लोग का इजी क्वेश्चंस, उसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, आईसीआई का मटेरियल, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब जो सर को लगता है, जो पास्ट ईयर में लाइक 1997 1993 के क्वेश्चन सब सर के बुक में थे, एंड उसमें से आते भी थे क्वेश्चन सर। फिर मैंने पूरा बुक लाइक रिवाइज किया, एंड सर का आरटीपी, एमटीपी वो सब कोई ज़रूरत नहीं था हमें, एंड मैराथन वगैरह तो मैंने किया भी नहीं किया। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने कहा कि सर क्लासरूम में हम लोग सारी चीज कवर कर लेते हैं। तो आपका सिस्टम, स्टडी का सिस्टम ये होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आप इंस्टीट्यूट, जिस इंस्टीट्यूट का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इंस्टीट्यूट आपको क्या पब्लिकेशन दे रहा है, क्या वो सारी चीजें कवर हुई है। अगर आप पढ़ते समय आपके ट्यूशंस में वो चीज कवर नहीं हुई है तो आप ढूंढना पड़ेगा। बट हमारे यहां पर सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको कहीं सारी चीजें बुक में, और उसके साथ साथ में हम प्रॉपर सोर्स भी दे दिया करते हैं, इससे आपको कंफर्म हो जाए, ओके यू कैन वेरीफाई, यू कैन क्रॉस चेक वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है कि कहीं और ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली इधर उधर देखने की कोई जरूरत बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, अप्रोक्सीमेटली आपको हमारा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम मिला था अप्रोक्सीमेटली पढ़ने के लिए? सर का सिलेबस लाइक 23 सितंबर को सर का सिलेबस पूरा खत्म हो गया था। हम एग्जैक्ट डेट इनको याद है? मैं आपको बता दूं कि 20 जून से हमारा सिलेबस चालू हुआ था, 13 जून तक सीबीएसई का एग्जाम्स था। आप चेक कर सकते हैं इंटरनेट पर, कॉमर्स के स्टूडेंट, तो कई बच्चे लोग बाहर से आते हैं ऑफलाइन करने के लिए, तो 20 जून से हमारे मेन बैच स्टार्ट हुआ था, और हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि 3 महीने ऑब्वियसली हमारे पास सबसे फास्टेस्ट बैच था, सबसे मोस्ट डिफिकल्ट बैच था, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी कि कोविड लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो गई थी 2020 में। तो वो बच्चे क्लास 11 ऑलमोस्ट स्किप करके आए थे। फंडामेंटल्स क्लास 11 का मतलब होता है समथिंग लाइक अकाउंट्स का ABCD, इकोनॉमिक्स का ABCD, मतलब वो सारी चीजें
स्किप करके आए थे, फिर भी हम लोगों ने जम के मेहनत की, जबरदस्त रूप से मेहनत की, और 3 महीने में, कंटिन्यूस 3 महीने के अंदर में 20 जून से लेकर 23 सितंबर कंटिन्यूस बेसिस पर हम लोगों ने क्लास ली। सर 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, बट मैं आपको बता दूं 4 दिन हम लोगों ने रक्षाबंधन में छुट्टी ली थी। तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने में लगातार हम लोगों ने क्लासेस की, और संडे को भी हम लोगों ने क्लास की, और जम के हम लोगों ने मेहनत की, हर चीज को एक एक चीज को कवर किया। और फिर उसके बाद में इवन फंडामेंटल्स, बेसिक फंडामेंटल्स जो क्लास 11 में बच्चों ने मिस कर दिए थे, वो भी हम लोगों ने कवरेज। तो वो सारी चीजों को कवर करने के बाद हम लोग इस मोड़ तक पहुंचे हैं कि हमारे सामने आज एक बहुत ही सुपरस्टार, यू समझ सकते हैं एक सुपरस्टार है ये सीए फाउंडेशन के। 315 इन्होंने स्कोर किया, ये कोई छोटा मोटा स्कोर नहीं होता। तो डेट इन्होंने बोला, मैं आपको पूछता था कि कंप्लीट होने के बाद कितना टाइम आपको मिला, 23 सितंबर माइंड यू, और आपका एग्जाम चालू हुआ था 14 दिसंबर। मेरे हाथ में लाइक 2.5 and 3 months अराउंड थे हाथ में, जिसे मैंने पूरा रिवाइज सर का डायलॉग है, रिवाइज। मैंने खाली रिवाइज किया, उस टाइम खाली रिवाइज किया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए। लाइक हमें कंसेप्ट पूरा, लाइक आपको कंसेप्ट आता है, बट एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आप माइंड में आपका स्ट्रेस हो जाता है, आप लिख नहीं पाते हैं। इसीलिए पहले आप आरटीपी एमटीपी वगैरह ये सब करने की जरूरत नहीं है, बट एक दो आरटीपी एमटीपी करना चाहिए, जिससे हमें आपको लिखने की हैबिट हो जाएगी। अच्छा, आपको शायद याद होगा, मैंने क्लास में भी बोला था और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी रेफरेंस देता था कि कम से कम लास्ट 2 टर्म के आरटीपी एमटीपी सॉल्व कर लेना, ताकि एक पेपर का पैटर्न पता लग जाए। कम से कम लास्ट 2 टर्म के आरटीपी एमटीपी आपने सॉल्व किए थे क्या, जैसा कि मैंने बोला था क्लास में? क्योंकि वो ऑब्वियसली लास्ट 1 टर्म का तो खास करके आरटीपी एमटीपी आप अपनी क्लास में बुक में नहीं कवर हो सकता, बाद में कवर हो सकता है वो सब, क्योंकि इंस्टीट्यूट एग्जाम्स के कुछ दिन पहले इशू करता है। मैंने भी लास्ट 2 टर्म के आरटीपी एमटीपी तो किए ही थे, एंड लाइक सर ने एग्ज़ाम से पहले बीसीआर, मुझे अभी भी याद है, बीसीआर के एग्ज़ाम से पहले सर ने एक क्वेश्चन भेजा था आरटीपी का, यही टर्म का, एंड वो क्वेश्चन सेम टू सेम आपका पेपर में आ गया था। तो लाइक मैंने तो समरी, लाइक उसमें प्रेसी लिखना था हमें, तो मैंने तो प्रेसी पढ़ा भी नहीं, डायरेक्ट समरी पूरा लिख दिया, प्रेसी लिख दिया। एंड आरटीपी एमटीपी तो मैंने किया ही था पूरा 2 टर्म। चलिए, दैट वाज अ वेरी बिग कोइंसिडेंस। अच्छा, मेरे को आप बताइए, कभी कभी किसी पर्टिकुलर पेपर में ऐसा हुआ है क्या, कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते समय आपको लगा, अरे ये क्या है, ये तो मैं पहले से पढ़ा हुआ है, सेम टू सेम लैंग्वेज, कहीं ना कहीं देखा हुआ है, मतलब मेजॉरिटी क्वेश्चंस, कहीं पर आपको ऐसा फील हुआ क्या? मैं इकोनॉमिक्स के पेपर में बैठा, मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया, मैं 5 मिनट पहले मैंने रीडिंग किया क्वेश्चन, फिर मैंने देखा कि लाइक आधा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे आंसर याद हो रहा है कि ये आंसर होगा इसमें। लाइक इकोनॉमिक्स में था, एंड मैथ्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस के फॉर्मूला, आपको तो फॉर्मूला पता ही है क्या लगाने हैं, फिर बस फॉर्मूला लगाया, आंसर आ रहा है पूरा, लाइक एकदम एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। सर के मतलब मैथ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है मुझे। मतलब इवन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स में भी जो सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूट जिसका पेपर पब्लिश नहीं करता, फिर भी हम लोग वहां पर बहुत पुराने मॉक टेस्ट पेपर जो सीपीटी में हुआ करते थे, वहां के क्वेश्चंस थे, वो सारे हमने क्लास में करवा दिए। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस करवा दिए, पास्ट ईयर क्वेश्चन जो स्कैनर में अवेलेबल होते हैं वो सब करवा दिए, तो वो सारी चीजें कवर हो जाती है। तो देख, इन्होंने कहा एक चीज नोटिस करें, इन्होंने क्या कहा कि जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही आधा क्वेश्चन पढ़ते ही उनको समझ में आ गया, ओके ये तो हमारा जान पहचान का है, तो वो डायरेक्टली क्लिक कर दिया। और यही इनका रिजल्ट है कि इन्होंने इकोनॉमिक्स में 89 और मैथमेटिक्स में 92 स्कोर किया। ओ माय गॉड, दैट्स वंडरफुल। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ समथिंग लाइक कि क्लास के अंदर में सर जो पढ़ा रहे हैं, समथिंग लाइक ये देखते ही कई स्टूडेंट समझ जाते हैं कि गोपाल भूत क्या बोलना चालू कर रहा है, ये देखते ही क्या बोलना चालू कर रहा हूं मैं, अगर तुमको याद हो? आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सही सुना आपने, सही। अरे ये कहां जा रहा है भाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ऐसे ऐसे करते ही। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जैक्ट पूछना चाहता हूं, कभी कभी मार्केट चैप्टर में ऐसे कर देता था, तो ये क्या था, ये एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे करके पढ़ाता था, ठीक है ना, तो यू शेप ऐसे करके पढ़ाता था, एवरेज कॉस्ट यू शेप, झुकेगा ना। तो ये सारी चीजें आपको कभी ऐसा फील हुआ जब रिवीजन करते समय, कभी ऐसा फील हुआ
कि हम लोग क्लास में ही बैठे हैं? रिवीजन, अब मैं जैसे रिवीजन करने खोलता था, सर का फिगर मुझे याद आता था। सर ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, डिमांड कर्व एंड इलास्टिसिटी, आपका हाथ के हैंड मूवमेंट से हम लोग एक्सप्लेन करते थे, हैंड मूवमेंट, सर के हैंड मूवमेंट में लाइक मेरे दिमाग में सेट था। एग्जामिनेशन हॉल में मैं जैसे था, क्वेश्चन आ रहा है, मैं हैंड मूवमेंट अपने लाइक मैं हाथ दिखाइए, हाथ कैसे मूव, लाइक हैंड मूवमेंट, लाइक इलास्टिसिटी आपका ये परफेक्टली इलास्टिक एंड लाइक ये इन इलास्टिक एंड ये। अरे वाह, एकदम एकदम देखो, एकदम पूरा का पूरा याद था इनको, एकदम हैंड मूवमेंट्स के हिसाब से। चले, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कोई पर्टिकुलर, मान लो मैं अभी इकोनॉमिक्स की बात चल रही है तो इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, मतलब समथिंग लाइक कि ऐसा कुछ था क्या कि हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते थे, उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करते थे, ऐसा कभी कुछ फील हुआ क्या? मैं जैसे आप स्टॉक, सर ने एक दो क्लास खाली स्टॉक मार्केट का, हम लोग के बुक में स्टॉक मार्केट का कोई कंसेप्ट नहीं है, बट सर ने एक दो क्लास लिया है स्टॉक मार्केट। हमें लाइक इकोनॉमी के अपने, हम लोग इंडियन इकोनॉमी में रह रहे हैं, हमें अपने इकोनॉमी के बारे में पता चलना चाहिए। हम सीए कोर्स कर रहे हैं, इकोनॉमी हमें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें जानना है, ज़रूरी है। सर पूरा हमें लाइक बता देते थे कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है, आपका अडानी का अभी शेयर मार्केट का क्या, शेयर में क्या हो रहा है एंड लाइक। अच्छा, अदानी जी का जो अभी चल रहा है वो चीज हम लोगों ने बीसीके के अंदर में एक चैप्टर था, वो ऑलरेडी मैंने ये सारी चीजें बता दी थी। ये हिडनबर्ग ने तो अभी जनवरी में दिया है, ये चीज मैंने आपको अगस्त मंथ में बता दी थी कि अदानी ग्रुप का इस तरह से है, अगर अदानी ग्रुप फेल हुआ, डिफॉल्टर हुआ तो कहीं इकोनॉमी नहीं गिर जाए। खैर, वो एक सेपरेट मैटर है। अच्छा, अगर आपको याद हो तो शायद मैं कभी कभी क्लास में, कभी कभी क्या, बहुत बार, एक नहीं दो नहीं, बार बार, हर बार एक काम करने बोलता था। क्या? तुमको शायद याद होगा, आप लोग को याद होगा जरूर से, कि आप बिजनेस न्यूज पढ़िए तो उससे आपका डबल बेनिफिट होगा। एक तो इकोनॉमी के बारे में जानेंगे, प्लस आप उसकी समरी लिखकर मेरे को भेजिए, समरी लिखकर मेरे को भेजिए, बिजनेस न्यूज की समरी लिखकर भेजिए। उससे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक कहां पर हो रही है, आपके सेंटेंस कहां पर अधूरे हो रहे हैं, सबका इवैल्यूएशन हम लोग कर पाएंगे। तो मेरे को आप ये बताइएगा कि ये एक फ्रूटफुल डायरेक्शन में हम लोग, मतलब सही डायरेक्शन में लेकर गए कि समय की बर्बादी हुई, क्या हुआ? सर ने मुझे बिजनेस न्यूज़ पढ़ने की हैबिट लगा दी थी। स्टार्टिंग में सर ने डे वन से लाइक कहा था कि आप बिजनेस न्यूज़ तो ज़रूर पढ़िए हमें। फिर मैंने डे वन से मैं बिजनेस न्यूज़ पढ़ना शुरू किया एंड मुझे हैबिट हो गई अब। लाइक अब डेली सुबह मॉर्निंग में आधे घंटा तो मैं आपका बिजनेस न्यूज़ पढ़ता ही हूँ एंड उससे इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है एंड वोकेबलरी भी बहुत न्यू वर्ड सीख रहे हैं। एंड उसकी डिक्शनरी में लाइक मैंने एक सेपरेट नोटबुक बना रखा है, उसमें छोटे छोटे आप लाइक न्यू वर्ड जो मैं देखता हूँ उसको लिखता हूँ एंड इसको इवेलुएट करता हूँ एंड डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश भी करता हूँ, जिससे मेरा कम्युनिकेशन इंग्लिश और इम्प्रूव हो। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताया, आपने इस क्वेश्चन का अधूरा जवाब दिया। व्हाट्सएप में हम लोगों का कुछ सिस्टम था, मैं क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स को बोलता था कि ये चीज मेरे को लिखकर भेजो, दो चीज, एक लॉ की पार्ट की थी और एक इंग्लिश की पार्ट की थी। क्या क्या चीज, एक बार बताइए कि उससे क्या बेनिफिट हुआ, आपको पता लग गया क्या क्या बोलता था मैं उसके बारे में? सर ने लाइक हमें कह रखा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में सर ने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था एंड उसमें सर ने मतलब हमें बोल रखा था कि आप लाइक जब आप कुछ भी केस स्टडी, आप मिनिमम नहीं भी तो आप 50 केस स्टडी सॉल्व कीजिए एंड वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप या तो सर को पर्सनली नहीं तो सर व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कीजिए हमें। लाइक उसमें सेंड करने से मुझे दो बेनिफिट हुआ है। एक तो फर्स्ट तो आपका कि कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है। मैंने लाइक एग्जामिनेशन में कैसे एग्जामिनर इवेलुएट करेगा, क्वेश्चन कितना मार्क्स देगा एंड आपका वो इम्प्रूव हुआ है एंड वोकेबलरी तो आपका लाइक न्यू वर्ड्स मैं बहुत सारा लिखने लग गया हूँ एंड केस स्टडी लिखने से आपको प्रोविज़न, आपको खाली रीड करने से याद नहीं होता है, लेकिन बट लिख लेने से आपका खाली एक बार पहले रीड कर लीजिए एंड लिखने से आपका प्रोविज़न याद हो जाएगा एंड प्रेजेंट केस को कैसे हम लोग लिखना है एंड कंक्लूजन को कैसे ब्रीफली पूरा समराइज करना है वो भी हमें हो जाता था। मैं आपको समरी कर देता हूं, उन्होंने क्या बोला। हम लोग के यहाँ पर एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है कि स्टूडेंट्स को मैं बोलता हूं कि मेरे को पर्सनल मैसेज में या ग्रुप में, वट एवर, ज्यादातर लोग पर्सनल मैसेज करते हैं और मैं उसको चेक करके भी देता हूं। केस स्टडी, लॉ का केस स्टडी, क्वेश्चन और आंसर लिखकर मेरे को भेजते हैं, मैं उसको इवैल्यूएट करता हूं। इंग्लिश का समरी, मतलब आप बिजनेस न्यूज पढ़िए, उसका लिंक मेरे को भेजिए, उसका समरी अपने हाथ से लिखकर भेजिए, मैं उसको इवैल्यूएट करता हूं आउट ऑफ 5 मार्क्स। केस स्टडीज को भी 5 मार्क्स में से और लिंक्स समरी जो है उसको भी 5 मार्क्स से। तो उससे फायदा ये होता है, इन्होंने जैसा कहा कि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर क्या एक्सपेक्ट करता है
क्या चीज लिखना चाहते हैं हम लोग, क्या चीज एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है, कौन सी भाषा एग्जामिनेशन में अप्रूव होती है, किस पर ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, किस पे मार्क्स कटते हैं, आपकी इंग्लिश किस लेवल पर है। क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं, वहां पर इंग्लिश के सेंटेंस गलत होते थे, वहां पर मैं उनको टोक देता हूं, तो वो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करने में जी जान लगाकर मेहनत करना चालू कर देते हैं, सो दैट फ्यूचर में उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो जाता है और उनका लाइफ स्किल्स ज्यादा बेटर होता है rather than only the examination skills। अच्छा, आप मेरे को ये बताइए, अगला सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि कभी आपको कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम, जैसे क्या होता है बुक में जो लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज की प्रॉब्लम को आपने कैसे ओवरकम किया, क्योंकि बुक की जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, बट जब कोई चीज आप मदर टंग में पढ़ते हैं तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल, उसका एक अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज्यादा होता है। तो इस बारे में आपके क्या विचार है कि मतलब कैसे इस प्रॉब्लम को आपने ओवरकम किया कि इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो एक फॉरेन लैंग्वेज है ऑब्वियसली, बट वही चीज अगर मदर टंग में आ जाए तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग ही हो जाता है। तो ये आपने कैसे मैनेज किया, मतलब ट्यूशंस में आपको क्या चीज ऐसा मिला जो आपके लिए ये फायदेमंद था? सर की क्लासेस की एक की बेनिफिट थी कि सर ने सारे कंसेप्ट लाइक अकाउंट्स के स्टेप्स एंड मैथमेटिक्स के स्टेप्स सारे हमें हिंदी में बताए। अकाउंट्स के स्टेप्स, मैथमेटिक्स के स्टेप्स, मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज तक हिंदी में लिखवाता था। ऐड करके डिवाइड बाय एन, मल्टीप्लाई करके पावर में 1 बाय एन, जीएम का फॉर्मूला, एएम का फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, एक्स के पावर में फ्रीक्वेंसी होल पावर में 1 बाय एन, बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई होगा। ये सब हिंदी में लिखवा देते थे। मैथ्स का फॉर्मूला और अकाउंट्स का फॉर्मूला, अकाउंट्स का स्टेप्स और मैथ्स का फॉर्मूला और स्टेप्स हिंदी में लिखवा। सर ने मैथ्स के स्टेप्स, अकाउंट्स के स्टेप्स एंड इकोनॉमिक्स में तो सर ने सारा चैप्टर लाइक हिंदी में ही पढ़ाया था। मैं बोलूँगा हिंदी में सर ने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था। लॉ के भी सारे प्रोविजंस हिंदी में याद हो। आप लॉ के प्रोविजन देखेंगे तो आपको इतना कन्फ्यूजन होगा, आप सोचेंगे कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम, हाँ, लेकिन बट हिंदी में होने के बाद हमें लाइक लगता है कि ये आप मतलब आपका डेली लाइफ से कनेक्टेड हो रहा है। एंड लॉ के मैं थोड़ा ठीक से बता देता हूं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं ये और मैं क्या करता हूं। इकोनॉमिक्स के हर एक सेंटेंस को हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं, लॉ के हर एक सेंटेंस को हम लोग हिंदी में लिख लेते हैं। इसीलिए मेरे को बहुत नंबर ऑफ क्लासेस लगती है, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और बहुत सिंप्लीफाई करते हैं चीजों को। लॉ के हर एक पॉइंट, हर एक प्रोविजन को हम लोग हिंदी 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 मदर टंग में हम लोग अपनी मातृभाषा में लिखते हैं, जिसको आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद भी अगर देखोगे तो आपको एग्जैक्ट क्लासरूम का सिनेरियो याद आ जाएगा और सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। अब आप कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक में थोड़ा सा बात कर लेता हूं, बस खत्म होने वाला है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। कि जैसे अकाउंट्स और मैथमेटिक्स में, जैसे आपने लॉ में बताया, इकोनॉमिक्स में बताया आपने, अकाउंट्स और लॉ के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस था, ये भी बताइए। अकाउंट्स में सर ने रेक्टिफिकेशन चैप्टर में खाली हमें पहले सर ने अराउंड 2.5 क्लास सर खाली जर्नल एंड लेजर पे सर ने इतना फोकस किया। सर ने पूरा जर्नल एंड लेजर को लाइक हमें पूरा बता दिया कि जर्नल में अगर यहाँ पे एरर होता है तो वो वहीं पे जाएगा, वैसा उसका रेक्टिफिकेशन ऐसे ही होगा। सस्पेंस अकाउंट कब क्रिएट होगा, सस्पेंस अकाउंट डबल साइडेड एरर एंड वन साइडेड एरर क्या होता है। एंड लाइक क्लास 11 में हमें लाइक पूरा मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं खाली मैंने रेक्टिफिकेशन चैप्टर रट लिया था कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो ऐसे होगा वैसे होगा, बट अभी मुझे रटने का जरूरत भी नहीं है। मैंने एग्ज़ाम से पहले रेक्टिफिकेशन चैप्टर पढ़ा भी नहीं था। मैंने खाली आपका सर का लेक्चर मैंने याद किया कि ऐसे सर ने बताया था, खाली उसी से मेरा 10 मार्क्स पूरा क्लियर हो गया था रेक्टिफिकेशन में। चलिए, बहुत अच्छे। और मैथमेटिक्स में और अकाउंट्स में और कुछ अगर आप बोलना चाहें, जैसे लाइक कोई पर्टिकुलर चैप्टर, कुछ मतलब बेसिक जो हमेशा हम लोग यूज करते हैं, कुछ ऐसा तकनीक जैसे फाइनल अकाउंट्स में और पार्टनरशिप में, एनपीओ में कुछ डेबिट क्रेडिट, वैसा कुछ क्या था वो कि एडजस्टमेंट्स को मैं याद नहीं करवाता हूं। फाइनल अकाउंट्स के, पार्टनरशिप के, एनपीओ के एडजस्टमेंट्स को मैं रटवाता नहीं हूं, मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर दिया, उनकी जर्नल एंट्री बता दिया। इसके ऊपर क्या ख्याल है? सर ने फाइनल सब हमें फाइनल कोई भी आप स्टूडेंट से पूछ लो, सब बताएंगे फाइनल अकाउंट्स एंड एनपीओ वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर, बट सर ने इतना आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर कर दिया था। सर ने बताया था कि कोई भी ट्रांजेक्शन का मिनिमम 2 प्लेस पर उसका, अगर एडजस्टमेंट में है तो मिनिमम 2 प्लेस पर, एंड ट्रायल बैलेंस में तो मिनिमम 1 प्लेस पर उसका आपका पोस्टिंग होता है। एंड लाइक उसी हिसाब से आपका पूरा सारा चीज़ हम पहले सारे अकाउंट्स हम एक साथ में बनाते थे, जिससे कोई भी ट्रांजेक्शन मिस नहीं होते थे, एंड जिससे हमारा बैलेंस शीट एंड वगैरह सब मैच हो जाता था। आपका अकाउंट्स हम लोग का लाइक फाइनल अकाउंट्स एनपीओ वन ऑफ द ईजीएस्ट चैप्टर मुझे लगते थे।
सर के कंसेप्ट के हिसाब से। चलिए बहुत अच्छा। और एक लास्ट आखिरी पॉइंट, मैथमेटिक्स में आपका क्या एक्सपीरियंस था मैथमेटिक्स के पेपर के रेस्पेक्ट में? सर मैथ्स में स्टैटिस्टिक 40 मार्क्स का होता था एंड सर ने उसकी प्रॉपर्टीज इतने अच्छे से हमें याद करा दी थी कि हमें पूरे दिमाग में उसका पूरा स्ट्रक्चर वे में हमें दिमाग में सेट था कि ये प्रॉपर्टी होगा तो अगर वो क्वेश्चन आता है तो ये प्रॉपर्टी लगाना है। एंड सर सर के चैप्टर्स की स्टार्टिंग में फॉर्मूला बॉक्स करके एक सर ने बनाया हुआ था जिससे पूरे चैप्टर्स की फॉर्मूला थी। एग्ज़ाम से पहले लाइक आप वो फॉर्मूला बॉक्स पढ़ लेंगे तो आपका एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। एंड फिर सर ने कंसेप्ट पर इतना ज़्यादा फोकस किया था। सर स्टार्टिंग से कहते थे कि आप क्वेश्चंस कम कीजिए एंड लाइक, और हमें लगता था क्या सर ऐसे ही बोल रहे हैं, क्वेश्चन को करना चाहिए। बट कंसेप्ट इतना क्लियर हो गया था, क्वेश्चंस की जरूरत ही नहीं होती थी, हमें सब क्वेश्चंस आते थे कि लाइक पहले से आते थे कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। तो मैं आपसे एक बस लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको हमारे ट्यूशन का क्या तरह का एक्सपीरियंस लगा, ये भी आप मेरे को बताइए। जैसे लाइक सपोर्ट किस तरह का था, कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस तरह की थी, बिहेवियर किस तरह का था। मैं ही यहां पर प्राइम फैकल्टी हूं, मैं ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। क्या आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि मतलब जैसे सपोर्ट के रेस्पेक्ट में कि क्या ये एग्जैक्टली मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, सपोर्ट के रेस्पेक्ट में, मेरे बिहेवियर के रेस्पेक्ट में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के रेस्पेक्ट में आप मतलब मेरे को कितना मार्क्स देंगे? तो आप कितना मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, सपोर्ट, बिहेवियर और मोटिवेशन, जो मैं आपको बार बार करता था, इन चारों चीजों में कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कितना मार्क्स देंगे? मैं सर को 11 रेटिंग देना चाहूँगा, 10 में से 11। लाइक सर का सपोर्ट एकदम आप एक्सीलेंट बोल सकते हैं एंड एजुकेशन तो सर का माइंड ब्लोइंग है ही। एंड आपका पर्सनल रिलेशन, सर आप रात को 12 बजे कॉल करेंगे तो सर अगर अवेलेबल है तो सर ज़रूर पिकअप करेंगे एंड आपका पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। कंसेप्ट तो सर का माइंड ब्लोइंग है, क्लासेस तो सर की बेस्ट है ही। एंड कोलकाता में क्या आप इंडिया में कह सकते हैं सर की क्लासेस वन ऑफ द लीडिंग क्लासेस है। एंड थैंक यू। थैंक यू शुभम, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपका, थैंक यू। तो ये थे शुभम जैन हमारे साथ, और आपके साथ जो जो चीजें इन्होंने बताई वो आप जरूर इंप्लीमेंट करिए और लाइफ में आप सक्सेस पाइए। यही हमारा लक्ष्य है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता कि आप जी जान लगाकर मेहनत करो। इन्होंने जो सक्सेस अचीव किया उससे और ज्यादा, कम से कम उतना नहीं, उससे और ज्यादा अचीव करने की कोशिश करो। बट जो पॉइंट्स उन्होंने बताए वो आप जरूर से ध्यान दीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।